Hello everyone, I hope you all are fine at your places. So dear, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग एसक्यूएल एंड इस वीडियो के अंदर मैं थ्योरी वाइज एसक्यूएल नहीं कराने वाली हूँ कि वेयर क्लॉज क्या होता है या ये सब जो उसके कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। मैं बेसिकली मेरा कंसंट्रेशन इस पे है कि आप जो क्वेरीज लिखते हो वो लिखते कैसे हो। तो मैं सीधा एग्जाम्पल लूँगी एंड मैं सीधा सीधा बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको उससे क्वेरी कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। टॉपिक्स कौन से लूंगी? टॉपिक्स में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के, यानी एक सिंपलेस्ट क्वेरी से लेकर एक नेस्टेड क्वेरी या उनमें जॉइन कैसे लगाते हैं या फिर उनमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है और उन स्पेशल ऑपरेटर्स के साथ भी आप कौन कौन से और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो सारे मेरे वीडियोस में कवर्ड होंगे। 2 या 3 वीडियोस आएंगी इसकी, जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि सारा आपका एसक्यूएल जो है कवर हो जाए क्वेरीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस जो वीडियो हम करेंगे उसके अंदर मैं बेसिकली 3 टेबल्स का यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट विल बी माई दिस सेल्स पीपल टेबल। सेल्स पीपल टेबल के अंदर क्या है? सेल्स पर्सन का नंबर है। देखो सेल्स पीपल टेबल क्या है, आप ये मान के चल सकते हो जो ये मेरा डेटाबेस है बेसिकली वो क्या है, वो इसको कंसिस्ट कर रहा है कि एक सेल्स पर पीपल है, मतलब सेल्स पर्सन होता है जो सेल्समैन होता है, इसके अंदर उसका डेटा है। जो कस्टमर्स परचेज करते हैं किसी आइटम को ये उसका है, और ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो ऑर्डर कस्टमर परचेज कर रहा है ये उसका है। तो मैंने बेसिकली इसके अंदर ये 3 टेबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूँ सेल्स पीपल की, तो सेल्स पीपल के अंदर एक तो आईडी रहेगी, यानी एस नंबर रहेगा कि वो जो पर्सन है उसका नंबर क्या है, उसकी सीरियल नंबर या सीरियल आईडी आप ऐसे लगा सकते हो। तो सेल्स पर्सन का नंबर, उसका नेम, वो किस सिटी से और उसको कितनी कमीशन मिलती है हर एक सेल जो वो करता है, तो ये उसकी कमीशन है। तो ये उसके रिगार्डिंग डेटा है, डेटा पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट टेबल रहेगा डियर आपका कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर कस्टमर का नंबर, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आपको एक नंबर दे दिया जाता है। कस्टमर का नेम, वो किस सिटी से है, वो रेटिंग, उसकी रेटिंग क्या है, यहाँ पे रेटिंग ये रहेगी कि कस्टमर कितनी शॉपिंग करता है, ठीक है। और एस नंबर मतलब कि जब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया, ऑर्डर किया या परचेज किया, तो कौन से सेल्स पर्सन ने उस टाइम पे उसकी हेल्प करी थी, तो वो किस में रहेगा, एस नंबर में, कि कौन से वाला सेल्स पर्सन था जिसने उस कस्टमर की हेल्प करी थी कि उस कस्टमर ने परचेज किया। लास्ट विल बी योर ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल में आपका क्या रहेगा डियर? एक तो ऑर्डर का नंबर, एक अमाउंट, ऑर्डर का नंबर कि भाई कौन से वाला ऑर्डर है ताकि सारे ऑर्डर्स में डिफरेंस रहे, अमाउंट उस ऑर्डर की डेट, कस्टमर का नंबर कि कौन से कस्टमर ने ये वाला ऑर्डर परचेज किया है, और सेल्स पर्सन का नंबर कि कौन से वाला सेल्समैन था जिसने इस ऑर्डर को परचेज करने में हेल्प करवाया, ठीक है। तो ये हम टेबल यूज करेंगे, तो ये मैं आप बार बार यूज करती रहूंगी एंड जितने भी क्वेरीज करूंगी मैं वो इन्हीं 3 टेबल्स के ऊपर मेरी बेस्ड रहेंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे तो एसक्यूएल क्या है डियर? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरीज क्या है? दे आर प्रोबेबली द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एस्पेक्ट ऑफ एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल आपकी एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में क्वेरीज का आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। तो क्वेरीज है क्या? क्वेरी इज अ कमांड यू गिव योर डेटाबेस प्रोग्राम दैट टेल्स इट टू प्रोड्यूस सर्टेन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इन इट्स मेमोरी। तो क्वेरी आपकी बेसिकली एक कमांड है जो किसको दोगे आप? एक डेटाबेस को दोगे, ताकि क्या हो सके, ताकि जब आपने उस डेटाबेस को वो कमांड दी तो उस कमांड से उसको ये पता चला कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है उन टेबल से। यानी वो क्वेरी क्या करती है, उस डेटाबेस को बताती है कि आपको क्या चाहिए। क्वेरी नॉर्मल भाषा में आपका क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने डेटाबेस प्रोग्राम से क्वेरी कर रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज लाकर दो। तो इसी वजह से क्वेरी जो है ना, ये एसक्यूएल आपका ये होता है आपका नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की कैटेगरी में। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्यों आता है ये? क्योंकि इसमें आपने लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं देना है कि मेरे को ये चीज चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। सी प्लस प्लस जावा के क्वेश्चंस आप इतना बड़े बड़े करते हो
वो क्यों? क्योंकि आप एक एक स्टेप बताते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए और ऐसे चाहिए। एसक्यूएल के अंदर ये नहीं होता है। एसक्यूएल के अंदर आपको बस एक लाइन लिखनी है या 2 लाइन लिखनी है, जिसको आप क्वेरी बोलोगे, जिसमें आप सिर्फ ये बताओगे मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो सबसे पहले इसके अंदर अब सीधा कीवर्ड्स पे चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा डेटाबेस, टेबल, इन चीजों पे नहीं जा रही हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। डेटाबेस क्या होता है? जब आप बहुत सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे एक वर्ड था ना डेटाबेस, तो डेटाबेस आपका क्या रहेगा? जब आप बहुत सारा रिलेटेड डेटा जो होगा उसको आप कलेक्ट करते हो, ठीक है? अब इतने सारे रिलेटेड डेटा को आप रखोगे कैसे? तो आपके बहुत सारे तरीके हैं रखने के। वन ऑफ द मेथड इज टेबल, कि आप टेबल बना लो। टेबल का मतलब क्या रहेगा कि आप डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करोगे? रो एंड कॉलम। टेबल का मतलब यही है ना कि इसमें रो एंड कॉलम हो। तो हम जो डेटाबेस एसक्यूएल लैंग्वेज है वो डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है, जिसमें बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। और एक डेटाबेस के अंदर n नंबर ऑफ टेबल, यानी मल्टीपल टेबल्स आपके हो सकते हैं। और अब हम यही सीखेंगे कि इस टेबल के अंदर हम डेटा डाल कैसे सकते हैं और फिर हम निकाल कैसे सकते हैं। और अगर हमने मल्टीपल टेबल्स बना रखे हैं, जैसे हमने केस ले ही रखा है यहाँ पे अपना एग्जाम्पल में, तो इनको आपस में रिलेट करके हम अपना जो आंसर चाहते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थ्रू आउट द टाइम हम यही पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए इसमें जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड होती है बेटा, दैट इज योर सिलेक्ट कमांड। द सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड करती क्या है? इट सिंपली इंस्ट्रक्ट्स द डेटाबेस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। सिलेक्ट क्या बोलेगा? सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब मैं अगर मैं आपको कहूँ ये चीज सिलेक्ट कर लो, तो इसका मतलब कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है या ये चीज आपको चाहिए। तो वही चीज कंप्यूटर में भी है, एसक्यूएल में भी है, कि जब भी आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर आपका टेबल है, उस टेबल में से अगर आपको कोई डेटा निकालना है, अभी मैं आपको डालना नहीं सिखा रही हूँ, फॉर नाउ आई एम नॉट टीचिंग हाउ यू आर गोइंग टू एंटर द डेटा इनटू द टेबल, बट अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक टेबल है, टेबल में ऑलरेडी हमारा डेटा बना हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है। फिलहाल के लिए हमारे एजम्पशंस है, हमारा टेबल बना हुआ था, उसमें डेटा है, तो उस डेटा को अगर मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है, एसेस करना है, तो मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगी? सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड सिंपली इंस्ट्रक्ट्स द डेटाबेस टू रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब निकालना होता है, एसेस करना होता है, एसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, मतलब इसमें से जो डेटा पड़ा है उसको बाहर निकालना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, फाइंड सीरियल नंबर, नेम, सिटी, कॉमा कमीशन फ्रॉम सेल्स पीपल। आपको पता है आपका टेबल का नाम है सेल्स पीपल, तो मैंने बोला एक टेबल है सेल्स पीपल, जिसमें से मेरे को क्या चाहिए? मुझे सीरियल नंबर चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे सिटी भी चाहिए और मुझे कमीशन भी चाहिए। मतलब मुझे पूरा का पूरा टेबल चाहिए। मतलब मैंने कॉलम के नाम बता दिए। जब मैंने कॉलम के नाम बता दिए, इसका मतलब मुझे उसका सारा डेटा चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी सिलेक्ट, क्योंकि मुझे क्या करना है? निकालना है, एसेस करना है। जो जो एसेस करना होता है उसके कॉलम के नाम ढूंढने होते हैं आपको। तो यहाँ तो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली कॉलम के नाम लिखे थे आपकी ईज के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं ये कॉलम के नाम हटा दूंगी और आपको खुद सोचना होगा कि मुझे कौन से वाला कॉलम ढूंढना है, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, तो अभी फिलहाल तो सेम ही नेम है, तो मैंने क्या किया? इस कॉलम का नाम लिखा, कॉमा, फिर दूसरा कॉलम था उसका नेम लिखा, फिर ये वाला कॉलम चाहिए था तो इसका नेम लिखा, और फिर ये वाला कॉलम चाहिए था तो इसका लिखा। मैंने बोला सिलेक्ट कर दो ये चारों कॉलम। कहाँ से करो? इस टेबल में से करो ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम आपका कीवर्ड है, और इसके बाद आप बताते हो भाई यहाँ से निकालो, निकालो ये सब निकालो, पर कहाँ से? फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? सेल्स पीपल। तो आप लिख दोगे सेल्स पीपल। समझ में आया हमने क्या किया? मैंने बोला निकाल दो, ये सब निकाल दो। कहाँ से? फ्रॉम सेल्स पीपल। तो सिलेक्ट, कॉलम के नेम लिखने होते हैं, फ्रॉम लिखना होता है और टेबल का नेम लिखना होता है। तो जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो क्योंकि आपने सारे कॉलम के नेम लिख दिए तो ऑटोमेटिकली वो उठा के आपको सारा डेटा दे देगा, पूरा टेबल दे देगा। इसके आउटपुट में सारे रोज आएंगे,
जो मैं कहना चाह रही हूँ क्या है कि सारी रोज आएंगी। उसके बाद है बेटा आपका, अब आपको एक चीज सिखाते हैं, एक ऑपरेटर सिखाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टेबल है जिसमें से सारे कॉलम चाहिए हो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 4 है, एक्चुअल में अगर आपके टेबल्स होंगे तो वो बहुत बड़े बड़े होंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा टेबल है जिसके आपको सारे कॉलम चाहिए, तो उस केस में हमने जैसे यहाँ हर एक कॉलम का नेम लिखा है ना, तो हम हर एक कॉलम का नेम नहीं लिखते, हम एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिस्क। ठीक है, हम तो एस्ट्रिस्क यूज करेंगे। सिलेक्ट स्टार, स्टार लिखने का मतलब है कि मेरे सारे कॉलम चाहिए मुझे। आगे फ्रॉम सेल्स पीपल, ठीक है। जब मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल, इसका मतलब मुझे सारे कॉलम चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों क्वेरीज आपकी सेम है और सेम आउटपुट देंगी, यानी कंप्लीट टेबल सेल्स पीपल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुकिंग एट ओनली सर्टेन लुकिंग ओनली एट सर्टेन कॉलम्स ऑफ अ टेबल, मतलब अगर आपको कुछ गिने चुने कॉलम चाहिए, सारे नहीं चाहिए, कुछ थोड़े बहुत कॉलम चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, फाइंड एस नेम एंड कमीशन फ्रॉम सेल्स पीपल टेबल। तो जैसे ये आपका टेबल है, अब मैंने बोला मुझे सिर्फ नेम बताओ और मुझे सिर्फ उसकी कमीशन बता दो, ना मुझे उसका नंबर जानना, ना मुझे उसकी सिटी जाननी, मुझे सिर्फ इस टेबल में से सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट, यहां मैंने बोला जौन सा कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए होता है बस उसका ही नेम लिखना होता है, तो आप लिखोगे सिलेक्ट एस नेम कॉमा कमीशन फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सेल्स पीपल, तो सेल्स पीपल। तो पहले आउटपुट में आपको कंप्लीट टेबल मिल रही थी, लेकिन अगर अब मैं इसका आउटपुट बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास अब 2 कॉलम आएंगे, एक होगा एस नेम, दूसरा होगा कमीशन। और जो एस नेम और कमीशन, जैसे पील की कमीशन क्या है 0.12, फिर सैरिस की कमीशन क्या है 0.13, मोतिका की कमीशन क्या है 0.11, देन वी हैव रिफ्किन की 0.15 एंड एक्सेल रॉड की 0.10। तो अब आपके पास एक टेबल आएगा जिसमें ये 2 कॉलम होंगे, कॉलम के नेम्स होंगे, उसके बाद उनका डेटा होगा। ठीक है, कॉलम वही होंगे जो आप यहाँ लिखोगे। तो जब भी आपको स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए या सर्टेन कॉलम्स चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आता है आपकी कॉलम की रीऑर्डरिंग। अब हम प्रीवियस केस देखते हैं। जब मैंने बोला सारे कॉलम मेरे को दे दो, तो वो मुझे कंप्लीट टेबल दे देगा और उस टेबल में जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो आपने इनिशियली टेबल बनाया था। पर मान लो मैं ये चाह रही हूँ कि अब मुझे, मेरा एक टेबल है ऑर्डर्स, इसमें से मुझे, इसमें ऑर्डर नंबर, अमाउंट, ऑर्डर डेट, सीनम, एसनम है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ पहले ऑर्डर डेट आए जो कि बाद में है, फिर मैंने बोला सेल्स पर्सन का नंबर आए जो कि लास्ट में है, फिर मैंने बोला फिर ऑर्डर का नंबर आए और फिर अमाउंट आए फ्रॉम ऑर्डर्स। यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है टेबल का इनिशियली दैट इज डिफरेंट, पर जब मैं आउटपुट में अपना टेबल चाहती हूँ तो व्हाट आई वांट इज कि उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो। तो इन दैट केस मैं क्या करने वाली हूँ, तो उस केस में मैं क्या करने वाली हूँ डियर, मैं ऐसे लिखने वाली हूँ सिलेक्ट, जिस ऑर्डर में आपको चाहिए तो उस ऑर्डर में जो यहाँ पे दे रखा है सेम टू सेम ऑर्डर आपको कॉपी करना है, क्योंकि ये कॉलम की नेम है ना सेम टू सेम, तो बस वो लिख दो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जोन सा कॉलम पहले लिखोगे, चाहे डेटाबेस में वो कॉलम किसी और पोजीशन पे रहा हो, जब वो टेबल बनाया गया था इनिशियली, मे बी वो कॉलम बाद में बनाया गया हो तो वो बाद की पोजीशन में था, लेकिन अगर आपने आउटपुट में उसको पहले मांगा है तो वो पहले आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले ओ डेट, फिर एसनम, फिर ओ नम, फिर अमाउंट।
ठीक है। और उसके बाद जितना भी डेटा है, जैसे ओ डेट की ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एस नम की जितनी भी ये वाली वैल्यूज है वो यहाँ आ जाएंगी, ओ नम की जितनी भी ये वाली वैल्यूज है वो यहाँ, और अमाउंट की यहाँ पे, और वो आपका टेबल बन जाएगा। मतलब वैल्यू सारी सारी आएंगी, लेकिन जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर लिखा है उस ऑर्डर में आपके पास अब आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है डियर आपका एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। सपोज किया यू वांट टू नो विच सेल्स पीपल करंटली हैव ऑर्डर्स इन द ऑर्डर्स टेबल। आप क्या जानना चाहते हो कि कौन से सेल्स पीपल हैं जिनके करंटली ऑर्डर हैं ऑर्डर्स टेबल में। मतलब कौन कौन से वो सेल्स पीपल है जिन्होंने ऑर्डर करवाया है, कोई परचेज करवाई है। ठीक है, जिन्होंने, क्योंकि बहुत सारे सेल्स पीपल हो सकते हैं, हो सकता है कुछ ने सेल करवाई हो, कुछ ने ना भी करवाई हो, है ना। तो आप ये जानना चाहोगे कि ऑर्डर्स टेबल में वो कौन से वाले सेल्स पीपल है जिन्होंने कभी ऑर्डर करवाया था। ठीक है, तो आपको पता है कि अब इस टेबल में ये वाला कॉलम है और मुझे यही कॉलम चाहिए, तो मेरी क्वेरी क्या रहेगी, सिलेक्ट एस नाम फ्रॉम ऑर्डर्स। सिंपल है, मेरे को क्या चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए, वो सेल्स पीपल चाहिए जिनके ऑर्डर हैं, जिन्होंने कोई ऑर्डर ले रखा है। तो मेरे पास कॉलम पूरा पड़ा हुआ है, तो ये वो सारे लोग हैं ना जिन्होंने ऑर्डर कुछ ऑर्डर ले रखे हैं। तो बस मेरे पास अगर ये कॉलम आ जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सही है, सिलेक्ट एस नम फ्रॉम ऑर्डर्स। अब हम देखते हैं आउटपुट। जब आपके पास आउटपुट आया डियर, तो आउटपुट में क्या हुआ, पहले 1007 आया, सही है भाई, फिर 1001 आया, 1004 आया, 1002 आया, नाउ 1007 इज कमिंग अगेन। हो सकता है एक पर्सन ने ज्यादा सेल करवाई हो, बिल्कुल हो सकता है, तो ठीक है। फिर 1003, 1002, सही है, पर 1002 अगेन रिपीट हो रहा है। फिर 1001 अगेन रिपीट हो रहा है, 1002 अगेन रिपीट हो रहा है, 1001 अगेन रिपीट हो रहा है। अब अगर आपसे मैं ये बोलूं कितने लोग दिल्ली से आते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा सा हो जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो सकती है, तो हो सकता है एक स्टूडेंट का नाम बार बार आ रहा हो, लेकिन अगर उसका नाम एक बार भी आए तो चल जाता है ना। अगर इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ ये पूछा था कि वो कौन से लोग हैं जो सेल करवा रहे हैं, तो अगर ये मल्टीपल टाइम्स आने की बजाय अगर मेरे पास एक बार भी इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो मेरा काम तो हो गया ना। और आप देखो ये ज्यादा इजी है, वहां पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं, पर एक्चुअल में तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सिर्फ 5 पीपल ही हैं जिन्होंने सेल कराई है, क्योंकि वही बार बार रिपीटेडली सेल करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में तो सिर्फ 5 ही लोग मेरी सेल करवा रहे हैं ना। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट का मतलब रिडंडेंट। तो ऐसा रिडंडेंट डेटा अगर आप हटाना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है डिस्टिंक्ट। क्या नाम होता है, डिस्टिंक्ट। तो अगर सेम क्वेरी मैं ऐसे लिखूं, सिलेक्ट, मुझे चाहिए क्या था उसमें, ऑर्डर्स टेबल से एस नम, तो अगर मैं ये लिख दूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नम फ्रॉम ऑर्डर्स, तो अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो ऐसा होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसमें रिपीटिशन नहीं थी। डिस्टिंक्ट क्या बोलता है, यूनिक। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा डेटा एंटर करने का ट्राई करता है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, जैसे 107 ऑलरेडी था और वो ट्राई कर रहा है आने का, तो वो उसको एंटर नहीं होने देगा, उस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि आपने बोला है कि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, तो सेम वैल्यूज यहाँ रिपीट नहीं हो सकती। तो जब भी आप ये चाहते हो कि डुप्लीकेट आंसर ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा सकते हो, किसके आगे, उस कॉलम के आगे जिसको आपने डिस्टिंक्ट करना है। ठीक है, इसका जो ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव नहीं तो जस्ट इसका आप ये बोल सकते हो कि जो अपोजिट कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं वो होता है ऑल।
ऑल इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या बोलता है, यूजिंग दिस डुप्लीकेट आउटपुट रोज आर रिटेन्ड। इसकी हेल्प से डुप्लीकेट वैल्यूज रहती हैं। पर ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। मतलब देखो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा था तो रिपीट हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे ऑल लिख देती, सिलेक्ट ऑल एस नम, तो भी रिपीट होती। तो बेसिकली ऑल आपका एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो हम नॉर्मली इसको यूज करते नहीं है। पर अगर आपको गारंटी रखनी हो कि भाई आए तो आप लिख सकते हो, ओके। बट इसका जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है वो कौन है, डिस्टिंक्ट, जो आपको यूनिक वैल्यूज देगा। ऑल आपको सारी रिपीटेड वैल्यूज भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, एक मिनट। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज क्वालिफाइड सेक्शन। क्वालिफाइड सेक्शन का मतलब क्या होता है, अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, हमने जो क्वेरीज लिखी थी उसके अंदर आपका जो टेबल था वो कंप्लीट सेट ऑफ रोज हमको दे रहा है एज एन आउटपुट। बट भाई ये तो बात नहीं हुई, कभी कभी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कुछ चाहेंगे। जैसे अगर मेरे पास टेबल है जिसमें आपकी पूरी क्लास के मार्क्स है, तो मैं बोलूंगी जिसके 90% अबव है मुझे उनका बताओ, ये जिनके 95% अबव है या जिसने टॉप किया है क्लास को, कुछ ऐसा सा हम सिस्टम चाहेंगे, है ना। तो उसमें हम तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक क्लॉज यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है वेयर। तो वेयर का काम क्या होता है आपके लिए डियर, वो कुछ वेयर में हम कुछ कंडीशन डालते हैं या प्रेडिकेट डालते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आउटपुट मिलता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने लिखा टेबल्स टेंड टू गेट वेरी लार्ज। एसक्यूएल क्या करता है, इनेबल्स यू टू डिफाइन क्राइटेरिया टू डिटरमिन विच रोज आर सिलेक्टेड फॉर द आउटपुट। यानी एसक्यूएल आपको एक तरीका दे रहा है जिससे आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रोज सिलेक्ट हो। जरूरी नहीं है सारा टेबल आए, जितना चाहिए उतना डेटा मिलेगा। तो वो किसकी हेल्प से मिलता है आपको, वेयर क्लॉज की हेल्प से। तो वेयर क्लॉज जो है सिलेक्ट कमांड का, वो अलाउ करता है टू डिफाइन अ प्रेडिकेट, अ कंडीशन। प्रेडिकेट मतलब कंडीशन होती है, दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर कमांड ट्रू हुई, अगर कंडीशन आपने जो दी वो ट्रू गई, तो उसके लिए आपको रोज मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। मतलब हमको समझ आ गया, कंडीशन लगानी है तो वेयर लगाओगे, कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट मिलेगा, फॉल्स हुई तो आउटपुट नहीं मिलेगा। सपोज यू वांट टू सी द नेम्स एंड कमीशंस ऑफ ऑल सेल्स पीपल इन लंडन। लंदन में सेल्स पीपल टेबल में जो लोग हैं उनका नेम और कमीशन बताओ। तो सेल्स पीपल टेबल ये रहा। तो मैं ये बोल रही हूं जहां पर भी सिटी लंदन हो, ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ ना, मेरे को क्या देखना है, मुझे नेम देखना है और मुझे क्या देखना है, कमीशन देखना है। दो चीजें देखनी है मुझे। लोगों की देखनी है ऑफ ऑल सेल्स पीपल इन लंदन, यानी उन लोगों की जो लंदन में है। तो वो लंदन के, अब आप अगर सिंपल इस टेबल को पढ़ो, जो लोग लंदन से है वो कौन है, कि है, तो इन लोगों का उसको नेम और कमीशन मिल जाएगा, और यानी पील और 0.12 एंड मोतिका एंड 0.11। तो यही आंसर आना चाहिए। तो अब हम ट्राई करते हैं कि आंसर हमारा कैसे आएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं उसके लिए, सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद जो दो कॉलम चाहिए थे हम उनके नाम लिखेंगे। तो वो दो कॉलम है एस नेम और दूसरा था कमीशन। फिर हम लिखते थे टेबल का नाम, वो है सेल्स पीपल। इसके बाद अब आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, जहां जो लंदन में रहते हैं, यानी जिनकी सिटी लंदन है, तो आप लिखोगे वेयर, फिर आप कॉलम का नाम लिखते हो। कंपेयर तो कॉलम के नाम से ही होगा ना, सिटी इक्वल टू लंदन। तो जब भी आप प्रेडिकेट बनाओगे, कंडीशन बनाओगे, तो वेयर के बाद कॉलम का नाम आता है, और उसके बाद जरूरी नहीं है इक्वल टू आए, ग्रेटर देन, लेस देन, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पे आप कोई ऑपरेटर लगाते हो और उसके जिससे कंपेयर करना है उसकी वैल्यू लिखते हो। तो जैसे मैं यहाँ इक्वल टू के लिए कंपैरिजन कर रही हूँ कि जहां पर भी सिटी लंदन होगी तो वहां पर क्या होगा, मेरी क्वेरी रन करेगी। तो ये रन कैसे करेगी अब हम ये देखते हैं। मैंने बोला मुझे नेम और कमीशन चाहिए जहां लंदन सिटी है, तो पहले वो सिटी देखेगा, ये लंदन की है, यस,
तो वो एक टेबल बनाएगा जिसमें 2 फील्ड्स होंगी, एस नेम और कमीशन। तो पहला केस तो हो गया अपील और 1.2। इसके बाद वो नीचे जाएगा, वो देखेगा अब सिटी की वैल्यू क्या होगी, सैन जोस। तो सिटी की जगह आपके पास क्या आ रही है वैल्यू, सैन जोस। और राइट हैंड साइड पे तो लंदन ही है, तो क्या ये दोनों मैच कर रही हैं, नो। क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रही तो ये वाली रो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट आया लंदन, सिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, लंदन। और राइट हैंड साइड पे तो फिक्स वैल्यू ही है लंदन, तो लंदन इक्वल टू लंदन। तो यस, ये आंसर देगा मोतिका एंड 0.11। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा, वो है बार्सिलोना। तो यहाँ पे सिटी की वैल्यू क्या हो गई, बार्सिलोना। और यहाँ पे लंदन, और बार्सिलोना और लंदन तो इक्वल नहीं है, तो अगेन ये रिजेक्ट। अब आई न्यूयॉर्क, तो इसकी वैल्यू न्यूयॉर्क हो गई। न्यूयॉर्क इक्वल टू लंदन नहीं है, तो अगेन ये रिजेक्ट हो जाएगी। बेसिकली हम जब भी कंडीशन लगाते हैं तो हम यहाँ कॉलम का नेम रखते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू जिससे हमने कंपेयर करना होता है। जो हमने कॉलम का नेम यहाँ लिया होता है, फिर वो कॉलम का नेम एक एक करके ट्रावर्स होता है उस टेबल में, और हर एक वैल्यू के लिए वो जो आपने वैल्यू जिससे चेक करना है, दोनों का कंपैरिजन होता है। अगर वो वैल्यू सेट हो जाती हैं तो फिर आपने जो यानी ट्रू हो जाती हैं, तो जो ऊपर आपने मांगा होता है वो आपको मिल जाता है। अगर वो फॉल्स हो जाती हैं तो जो आपने मांगा होता है वो वाली एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये रन कैसे करता है। अगला क्वेश्चन है डियर आपका, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद अ रेटिंग 100। आपको क्या चाहिए, सारे कस्टमर्स चाहिए रेटिंग 100 से। अब मैंने सारा कस्टमर्स मांग लिया। सारा कस्टमर्स का मतलब क्या, कस्टमर टेबल तो ये रहा। इसका मतलब बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे को कस्टमर टेबल का सारा डेटा दे दो, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया ना मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो यानी मुझे सिलेक्ट करना है सारे कॉलम। कहाँ से करना है, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स, विद अ रेटिंग 100। अब मैं कंडीशन क्या बोल रही हूँ, जिनकी रेटिंग 100 है। तो वेयर, कॉलम का नाम क्या है, रेटिंग, रेटिंग इक्वल टू 100। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप वेयर में कंपैरिजन अगर किसी अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप से कर रहे हो तो आप उसको डालोगे डबल कोट्स में। ठीक है, ये बताने के लिए कि वो अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक है। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास न्यूमेरिक डेटा है तो इन दैट केस आप क्या करने वाले हो, आप उसको न्यूमेरिक में नहीं डालने वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा को हम कोट्स में नहीं डालते। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर रेटिंग इक्वल टू 100। तो ये इसको रन कैसे करेगा, कॉलम तो सारे दे देगा लेकिन पहले चेक करेगा। सबसे पहले वो इधर जाएगा, 100 इक्वल टू 100 हो रहा है, यस, तो पहली रो सिलेक्ट हो जाएगी टेबल में। फिर दूसरी पे जाएगा, क्या 200 इक्वल टू 100 है, नो, तो ये रो रिजेक्ट। फिर तीसरी ऐसी 200 इक्वल टू 100, नो, तो रिजेक्ट। फिर 300 इक्वल टू 100, नो, रिजेक्ट। फिर आएगी ये वाली 100 इक्वल टू 100, ट्रू, तो ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। कंप्लीट टेबल आएगा, सारे कॉलम जिसके अंदर ये वाली वैल्यू सिलेक्टेड है, ये वाली वैल्यू सिलेक्टेड है, एंड दिस वन, 3 रोज आ जाएंगी। कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं एक्चुअली। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो एंड देन अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या किया। खुद ट्राई कीजिए, क्वेरी बनाने का नहीं आती तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट अ सिलेक्ट कमांड दैट प्रोड्यूसेस द ऑर्डर नंबर, अमाउंट एंड डेट फॉर ऑल रोज इन द ऑर्डर टेबल। मैंने क्या बोला, मुझे राइट अ सिलेक्ट कमांड जिसमें मेरे को ऑर्डर नंबर चाहिए, अमाउंट चाहिए एंड डेट फॉर ऑल रोज इन द ऑर्डर टेबल, यानी ऑर्डर की डेट चाहिए। कौन से टेबल में से, ऑर्डर टेबल में से। तो ऑर्डर टेबल को हम निकाल लेते हैं, और ऑर्डर टेबल को निकालने के बाद हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ उसके कॉलम से मतलब होता है, डेटा से हमको मतलब होता नहीं है ज्यादा। तो मुझे क्या क्या चाहिए था, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर का मतलब मुझे ओनम चाहिए,
उसके बाद मुझे अमाउंट चाहिए थी, तो अमाउंट का मतलब AMT, क्योंकि कॉलम का नाम मैटर करता है, हमने कॉलम के नाम लिखने होते हैं। और तीसरा मुझे डेट चाहिए, तो वो है ऑर्डर डेट। कंडीशन कोई है नहीं, तो बस 3 कॉलम ही तो चाहिए थे। तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट ओनम कॉमा AMT अमाउंट के लिए, ओ डेट, ये 3 चीजें, ओनम, ओ डेट एंड अमाउंट कहाँ से चाहिए, फ्रॉम ऑर्डर्स, टेबल का नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूसेस ऑल रोज फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो वो कह रहे क्वेरी बनाओ जो प्रोड्यूस करता है सारी रोज कस्टमर टेबल से, फॉर विच द सेल्स पर्सन नंबर इज 1001। तो कस्टमर टेबल के नंबर पे टेबल पे चलते हैं। वो कह रहा है कि ये कस्टमर टेबल है। क्वेश्चन ये था कि क्वेरी प्रोड्यूस करो जहां पर सेल्स पर्सन का नंबर 1001 हो। तो जब भी इसका ये एस नंबर 1001 हो जाए, उस केस में मुझे सारे कॉलम दे दो, सारे दे दो। ठीक है। ऑल रोज, ऑल रोज का मतलब होता है कि मेरे को मतलब कॉलम भी सारे चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, टेबल का नाम हो गया। अब आप कंडीशन लगाओगे वेयर, यहाँ पे उसका नाम एस नम से बताया जा रहा है इस टेबल में, तो वेयर एस नम इक्वल टू 1001। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूसेस द सेल्स पर्सन टेबल विथ कॉलम्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा है, पहले मेरे को सिटी चाहिए, फिर मुझे उसका नेम चाहिए, फिर मुझे उसका एस नम चाहिए और फिर कमीशन चाहिए। यही कॉलम के नाम थे टेबल में भी, फिर तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए इस क्वेरी को बनाना। तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट सिटी कॉमा एस नेम कॉमा एस नम कॉमा कमीशन, टेबल का नाम उसने में दे ही रखा है, फ्रॉम सेल्स पर्सन, नहीं सेल्स पीपल है, सॉरी, PEOPLE, यहाँ पे सेल्स पीपल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन इजी थे, सिंपल सी वेयर कंडीशन आपको लगानी आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, write a select command that produces the rating followed by the name of each customer in Sanjos। वो बोल रहा है आपको एक सिलेक्ट कमांड लगानी है जो प्रोड्यूस करेगा रेटिंग। ठीक है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ ईच कस्टमर, रेटिंग आएगी, फिर कस्टमर का नेम आएगा इन सैनजोस। तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि कौन सा टेबल यूज करना है कस्टमर का। जब उसने ईच कस्टमर बोल दिया, यहाँ टेबल का नेम नहीं दिया है, बट स्टिल आप आइडिया लगा सकते हो। तो उसने बोला एक तो आपको रेटिंग चाहिए, रेटिंग के बाद आपको नेम चाहिए, और किसका चाहिए, जो बच्चा जो कहाँ को बिलोंग करता है कस्टमर आपका, जिसकी सिटी क्या है, सैन जोस है। ठीक है। तो अब इजी हो गया। पहला उसने आपसे क्या मांगा, रेटिंग, तो रेटिंग आपका रेटिंग नेम से है। दूसरा उसने कस्टमर नेम मांगा था, तो वो सी नेम से है। टेबल कौन सा यूज कर रहे हो, कस्टमर्स। और सिटी जहां पर उसकी मैंने क्या बोल दी, सैन जोस हो, इन सैन जोस। तो हमें पता चल गया कि जब भी सिटी, तो हम लिखेंगे वेयर सिटी, कॉलम का नेम लिखते हैं ना, इक्वल टू सैन जोस। अब वो मैच कैसे करेगा, पहले वो, क्योंकि ये तो वेरिएबल वैल्यू है ना, ये हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला सिटी हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो इस सैनजोस से कंपेयर करेगा। जहां पे ये दोनों का वैल्यू इक्वल बैठेगा, वहां पे आपको रेटिंग एंड सी नेम मिलेगा। तो बेसिकली आपको एक इस केस में आंसर मिलने वाला है और एक इस केस में आपको मिलने वाला है। ओके।
आई एम एक्सपेक्टिंग अब आपको आंसर टेबल बनाना आ गया होगा। अगला है बेटा, राइट अ क्वेरी दैट विल प्रोड्यूस द सीरियल नंबर वैल्यूज ऑफ ऑल सेल्स पीपल विद ऑर्डर्स करंटली इन द ऑर्डर्स टेबल विदाउट एनी रिपीट। वो बोल रहा है आपको एक क्वेरी लिखना है दैट विल प्रोड्यूस द एस नम वैल्यूज, ठीक है, यानी सेल्स पर्सन का जो नंबर है वो देगा विद ऑर्डर्स करंटली इन ऑर्डर्स टेबल विदाउट एनी रिपीट्स, यानी बिना रिपीटिशन के जिन सेल्स पर्सन का ऑर्डर टेबल में जिन्होंने ऑर्डर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ अगर आपको ध्यान हो तो। जब मैंने आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड कराया था तो मैंने आपको बोला था ना ऑर्डर्स टेबल में एस नम तो डायरेक्टली मिल ही रहा है। तो विदाउट एनी रिपीट्स का मतलब है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नम, टेबल कौन सा है ऑर्डर्स, कंडीशन कोई है ही नहीं तो प्लस फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ओके बेटा अगला है आपका बच्चे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो वो बिल्कुल सिंपल सी क्वेरीज थी। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं जहाँ पे आपको क्या सिखाएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चे, देखो मैंने आपको पहले एक चीज बोली कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना तो ये एक ऑपरेटर है इक्वल टू, वन ऑफ द केस है कि वैल्यूज आपकी जहां पर मैच करती हो वहां पर आपका ये हो। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि एक आपका डेटाबेस है, आपका टेबल है जिसमें आपके मार्क्स है और मैं उन बच्चों का जानना चाहती हूँ नेम जिनका मार्क्स 90% से ज्यादा है, तो वहां पे तो इक्वल नहीं चल सकता ना। तो उस केस में हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, अपनी जितनी भी हम कंडीशन सोच सकते हैं उनके लिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है, दैट इंडिकेट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज। तो कंपैरिजन दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिससे हम बहुत सारी कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं। तो आपका जो MySQL है वो कौन से वाले रिकॉग्नाइज करता है, एक तो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन सॉरी ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा, लेस देन इक्वल टू ये होगा और नॉट इक्वल टू आपका ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि ना ही ये ग्रेटर है और ना ही ये लेस है, तो इसका मतलब क्या है नॉट इक्वल टू। तो अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया शो ऑल कस्टमर्स विद रेटिंग अबव 200, ऑल कस्टमर्स का मतलब हमको सारा डेटा दे दो, तो सिलेक्ट स्टार, टेबल का नाम मेरे को पता ही है कस्टमर्स है और रेटिंग फील्ड आपको याद ही होगी रेटिंग ही थी, तो वेयर रेटिंग ग्रेटर देन 200, अबव का मतलब ग्रेटर देन हो गया ना, तो वेयर रेटिंग ग्रेटर देन 200। मैंने बोला मुझे सारा कुछ दे दो कस्टमर्स की डिटेल, कहाँ से, कस्टमर्स टेबल से जहां पर रेटिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 200 है, अबव 200 बोला ना, तो ये बना, ठीक है। तो अभी हम ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स इजी हैं, ग्रेटर देन लेस देन। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं विच इज बुलियन ऑपरेटर्स, फिर इनके साथ मुश्किल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो करेंगे। बुलियन ऑपरेटर्स में डियर मेरे देखो बुलियन वैल्यूज आपने C++ की लैंग्वेज तो ऑब्वियसली पढ़ रखी है अगर आप इधर आए हैं, एंड बुलियन का मतलब हमको ट्रू या फॉल्स सिखाया जाता है बुलियन वेरिएबल का। जब मैं बात करती हूँ बुलियन ऑपरेटर्स की तो ऑपरेटर्स ट्रू फॉल्स नहीं है, ऑपरेटर्स है मेरे एंड और एंड नॉट। पर ये वह कैसे करते हैं कि या तो ये आंसर ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। अगर इनके आंसर ट्रू आएंगे तो उस केस में आपकी क्वेरी कंडीशन को क्वेरी रन करेगी, अगर इनको यूज करके आंसर फॉल्स आ रहा है तो वो कंडीशन को हम फॉल्स मानेंगे। एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, एंड ये आंसर कब देगा, ये ट्रू कब होगा, यानी जब दोनों की दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपके ट्रू हैं। और क्या करता है, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है और आंसर ट्रू दे देगा अगर उन दोनों में से एक भी ट्रू है। नॉट क्या बोलता है, भाई मैं तो एक ही लूंगा, सिंगल बुलियन इन द फॉर्म ऑफ नॉट ए, जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। यानी उल्टा कैसे करेगा, अगर ए की वैल्यू ट्रू थी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स थी तो ट्रू कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू को नगेट करेगा, ये नॉट ऑपरेटर अपोजिट कर देगा उसकी वैल्यू।
तो अब ये यूज कैसे होंगे, तो वो हम आगे की क्वेरीज में देखने वाले हैं कि हम इनको यूज कैसे करते हैं। ओके ओके तो पहला क्वेश्चन आता है मेरा, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स इन सैन जोस हु हैव अ रेटिंग अबव 200। तो वो बोल रहा है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वो सारे कस्टमर्स सैन जोस में जिनकी जो रेटिंग है वो 200 से अबव होनी चाहिए। अब अगर यहाँ देखे ढंग से तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो वो कस्टमर सैन जोस से हो और दूसरी बात उसकी जो रेटिंग है वो अबव 200 हो। मतलब मेरे पास दो बातें मेरे को ट्रू करनी है, अगर वो दोनों ट्रू होती हैं तो ही मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। तो जब ऐसा केस होता है जिसके अंदर आप दो बातें बताओ और दोनों ही ट्रू निकले तभी आपको आंसर मिले, तो वो कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। तो अब हम देखेंगे हम ऐड को यूज कैसे कर सकते हैं। जब मैंने बोला ऑल कस्टमर, जिसका मतलब मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार। कहाँ से चाहिए, कस्टमर टेबल से चाहिए, ये तो हमें पता ही है कस्टमर टेबल का डेटा है। अब कंडीशन बनानी स्टार्ट करते हैं। वेयर, पहली कंडीशन क्या बनेगी, उसकी सिटी हो सैन जोस, तो ये क्या नाम था सिटी, तो वेयर सिटी इक्वल टू सैन जोस। दूसरी कंडीशन क्या है, रेटिंग ग्रेटर देन 200, तो उसका नाम क्या था कॉलम का, रेटिंग ग्रेटर देन 200। अब इन दोनों कंडीशन के बीच में आप क्या लगा दोगे, एक ऑपरेटर एंड, बस सिटी इक्वल टू दिस एंड रेटिंग ग्रेटर देन 200। तो वो क्या करेगा, अब चेक कैसे होगा वो समझ लेते हैं। इसकी चेकिंग ऐसे होगी बेटे, जैसे टेबल देखते हैं। सबसे पहले वो देखेगा सिटी लंदन है, तो सिटी की जगह लंदन आएगा। क्या लंदन सैन जोस के बराबर है, नो। अब क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू हो गए तो ही आंसर दूंगा। पहली कंडीशन फॉल्स, इग्नोर, आगे चलो। अगला आया रोम, क्या रोम सैन जोस के बराबर है, नो, इग्नोर। तीसरा आया सैन जोस, हाँ भाई सैन जोस तो सैन जोस की इक्वल है। अब क्योंकि ये पोर्शन ट्रू हो रहा है तो वो चलेगा अब आगे, अब वो इसकी रेटिंग चेक करेगा। अब यहाँ पे रेटिंग क्या है, 200, तो क्या 200 ग्रेटर देन 200 है, नो। 200 तो इक्वल टू 200 है, ग्रेटर तो नहीं है। तो उसने, अब क्योंकि ये तो ट्रू थी लेकिन ये फॉल्स हुई तो अगेन इसको वो इग्नोर करेगा, वो नहीं लेगा। नेक्स्ट सिटी आई बर्लिन, तो फॉल्स हो गई। फिर आई लंदन, फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट आया सैन जोस 300, यहाँ सैन जोस भी बन रहा है और यहाँ 300 इज ग्रेटर देन 200, तो वो भी ठीक बन रहा है। तो पहली जो रो आपके पास आएगी, अब क्योंकि मैंने सिलेक्ट स्टार किया हुआ था तो तुमको सारे कॉलम मिलने वाले हैं, सी नम, सी नेम, सिटी, रेटिंग और एस नम। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो ये वाली रो है, क्योंकि इसमें सैन जोस भी है और 300 है वैल्यू, तो ये कंप्लीट रो आपके पास इधर आउटपुट में आ जाएगी। तो समझ में आया एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ओके आगे चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल कस्टमर्स हु वर आइदर लोकेटेड इन सैन जोस और हैड अ रेटिंग अबव 200। आपको क्या करना है, आपको वो सारे कस्टमर्स फाइंड करने हैं हु वर आइदर लोकेटेड इन सैन जोस, जो सैन जोस में लोकेटेड है, या फिर और हैड अ रेटिंग अबव 200, जिनकी रेटिंग 200 से अबव थी। ठीक है, तो सारे कस्टमर्स निकालने हैं, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार, मतलब उनकी कस्टमर की सारी डिटेल आ जाए। कौन सा टेबल है, कस्टमर्स है, ये तो हमको पता है। हु वर आइदर लोकेटेड इन सैन जोस, तो वेयर सिटी इक्वल टू सैन जोस, यानी वो कह रहा है या तो उनकी सिटी ये हो जाए या फिर, मतलब जरूरी नहीं है दोनों ट्रू हो, कोई एक भी हो तो काम चलेगा। तो कोई एक भी हो में काम चलेगा तो ऑपरेटर होता है एंड, तो पहली कंडीशन के बाद आप लगाएंगे एंड, और सॉरी एंड उसके बाद दूसरी कंडीशन लिखिए हैड अ रेटिंग अबव 200। फाइन, तो अब देखते हैं अब इस केस में आउटपुट क्या बनेगा। इस केस में सबसे पहले इधर आए, सिटी लंदन है भाई, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई।
लेकिन क्योंकि कोई अगर ये ट्रू हो जाए तब भी मेरा काम चल जाता है, तो वो फिलहाल इधर जाएगा और चेक करेगा भाई नहीं ये भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों फॉल्स आ रही हैं तो हम अगले पे गए। यहाँ आया रोम, फॉल्स है, कोई बात नहीं, चल आगे चल। आगे इसको 200 मिला, 200 ग्रेटर देन 200 नहीं है तो इसलिए आगे चल। यहाँ इसको सैनजोस मिला, अब क्योंकि सैनजोस इक्वल टू सैनजोस हो गया तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर और का ऑपरेटर आ जाए, एक भी कंडीशन ट्रू हो, तो हमें पता ही आंसर तो ट्रू होना ही है। तो इसी वजह से उसने नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं किया, जबकि वो फॉल्स थी, और एंड वाले केस में हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि 200 इज नॉट ग्रेटर देन 200, बट और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिलहाल जो आपका पहला आउटपुट आने वाला है वो है ये कंप्लीट रो। उसके बाद नेक्स्ट केस बर्लिन 300, तो बर्लिन तो नहीं है इसके इक्वल, बट 300 इज ग्रेटर देन 200, तो अगेन ये वाला भी आपका आउटपुट में जनरेट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट आता है लंडन 100, लंडन और 100 दोनों फॉल्स हैं इसलिए ये नहीं आएगा। सैन जोस एंड 300, वो सैन जोस पर ही ओके कर देगा, वो 300 की चेकिंग ही नहीं करेगा। एंड की केस में उसने दोनों की चेकिंग करी थी। यहाँ पे उसने जब सिटी सैनजोस इक्वल टू सैनजोस किया, उसने आगे रेटिंग की चेकिंग नहीं करी है यहाँ पे, बिकॉज ऊपर ट्रू हो गया और आगे एक ट्रू हुआ तो काम चल गया। तो ये ऑपरेटर तो आया, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहा इनकी वर्किंग में। एंड में दोनों कंडीशन चेक हुई थी और ने एक से ही ओके कर दिया। एंड लास्ट इज रोम एंड 100, नो, रोम सैनजोस की इक्वल नहीं है एंड 100 इज नॉट ग्रेटर देन 200, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। तो नाउ इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट दिस 3 रोज, अनलाइक एंड ऑपरेटर जिसमें आपको ओनली 1 रो मिल रही थी, वो थी ये वाली। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम कैसे इसको लिख रहे हैं और कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट है फाइंड ऑल कस्टमर्स हु वर आइदर लोकेटेड इन सैनजोस और हैड रेटिंग नॉट ग्रेटर देन 200, नॉट ग्रेटर। फाइंड ऑल कस्टमर्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स हु वर आइदर लोकेटेड इन सैनजोस, जो यहाँ तो सैनजोस में थे। अब क्योंकि आइदर और आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा और ऑपरेटर लगने वाला है। तो वेयर सिटी इक्वल टू सैनजोस, यहां तक तो हमें आ गया है बनाना, और रेटिंग नॉट ग्रेटर देन 200। मैं क्या बोल रही हूँ, रेटिंग जो है वो 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप दो तरीकों से ले सकते हो। एक तो सिंपल है, रेटिंग लेस देन 200 कर दो, यह है आसान तरीका। लेकिन फिलहाल मैं आपको नॉट ऑपरेटर सिखाना चाह रही हूं। तो नॉट ऑपरेटर की वर्किंग के लिए मैं ये मान के चलूंगी कि हम इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि नॉट, रेटिंग जो है नॉट ग्रेटर देन 200 होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर होनी चाहिए ना। तो मैं लिख दूंगी और नॉट रेटिंग ग्रेटर देन 200, और रेटिंग ग्रेटर देन 200 होता मतलब रेटिंग की वैल्यू हाँ 200 से ज्यादा होती। मैंने बोला रेटिंग जो है वो नॉट ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब वो 200 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर 200 का नॉट कर दो, उल्टा लेस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और नॉट ऑपरेटर का कैसे यूज होगा कि पहले ग्रेटर देन निकाल दो, रेटिंग ग्रेटर देन 200, और फिर उसके आगे उसका नॉट कर दो। देखने वाली बात यह है कि जो आप नॉट लगा रहे हो, लगा कहाँ रहे हो, उसकी बेसिकली पोजीशन है कॉलम का नाम, और आपने कंडीशन पहले लिखनी है, और जिस कंडीशन का आपने उल्टा करना है उस कंडीशन को लिखने के बाद उसके बाहर आपने नॉट लगाना है। आप इसको इंग्लिश वाली लैंग्वेज वाला ये नहीं लिख सकते, रेटिंग नॉट ग्रेटर देन 200। नाउ दिस इज रॉन्ग। नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा कंडीशन, एक कंडीशन है उसका नॉट करते हैं ना हम। तो पहले आप जेन्युइन कंडीशन, मैंने नॉट किसका करना है, ग्रेटर देन 200 का, तो मैं पहले ग्रेटर देन 200, रेटिंग ग्रेटर देन 200 लिखूंगी और फिर बाद में मैं उसको नॉट करूंगी। तो और लिखने के बाद आपको नॉट रेटिंग ग्रेटर देन 200 लिखना था, ठीक है।
तो इस ढंग से हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट पे मैं भी आपको और क्वेश्चंस करा रही हूँ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ समझने वाले हैं। तो हम समझने क्या वाले हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नॉट सिटी इक्वल टू सैन जोस और रेटिंग ग्रेटर देन 200। ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, मतलब मुझे सारे कॉलम चाहिए किसके, कस्टमर टेबल के, जहां पर नॉट लिखने के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया और वो ब्रैकेट इतनी बड़ी कोई कंडीशन सी आई और उसके बाद ही एंड हुआ। इसका मतलब क्या है, पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इस कंडीशन का जो भी आंसर आएगा वो उल्टा होगा और फिर हम देखेंगे कि हमारा काम चलता है या नहीं चलता। तो मेरी कंडीशन अभी इसके अंदर क्या बोल रही है कि जहां पर सिटी सैन जोस है या फिर जहां पर रेटिंग ग्रेटर देन 200 है, अगर नॉट ना हो तो इस क्वेरी में क्या होगा, सारी डिटेल्स आएंगी कस्टमर्स में से कहां पर या तो सिटी सैन जोस हो जाए या फिर रेटिंग 200 से बड़ी हो जाए। तो अगर आप नॉट हटा दो तो आपके पास क्या क्या बनेगा, अब इससे मार्क करके देखते हैं। या तो सिटी सैन जोस हो तो एक तो ये आ जाएगा, मैं डॉट बना रही हूँ इस बार, एक ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि सैन जोस हो जाती सिटी तो ये दो रोज एग्जीक्यूट हो जाती है आपकी। या फिर रेटिंग ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200 है तो एक ये वाला केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया। तो बेसिकली जो ये रेड से मार्क्ड थे आपके, ये 3 आंसर आपके निकल आते, यही 3 निकलते क्योंकि इनके लिए कंडीशन ट्रू हो जाती। अब इसका जो मतलब एम्प्लॉय हो रहा है, मैं कह रही हूँ उसका नॉट कर दो। तो जब मैंने उसका नॉट कर दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास पहले आंसर सेट बन रहा था और जो ये आंसर दिखना था बाकी सब हट जाना था। अब मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा इस क्वेरी का, इस क्वेरी में जो मेरा आंसर था उसका नॉट हो गया, मतलब अब वो आंसर नहीं है, उसके अलावा जितनी भी रोज बच रही हैं ये 4, ये आपके रिजल्ट सेट में आएंगी, क्योंकि ये वो रोज हैं जहां पर नॉट सिटी इक्वल टू सैन जोस, जहां पर सिटी सैन जोस की इक्वल नहीं है अगर हम इसको खोल दें, और दूसरा नॉट रेटिंग ग्रेटर देन 200 या फिर रेटिंग 200 से कम है। मैंने ये बोला ना, इसका मतलब ये था कि या तो वो सैन जोस का हो या रेटिंग 200 से ज्यादा हो। तो ये 3 आंसर बनते। अब मैंने बोल दिया उसको उल्टा कर दो, तो उसका उल्टा क्या होगा, तो जो आपके पास आउटपुट आया था उसका उल्टा जो रिमेनिंग सेट बचता है। और वैसे अगर आप इसको रीड करना चाहो तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सिटी सैन जोस को बिलोंग नहीं करता या फिर जिसकी रेटिंग 200 से कम है। ठीक है, पर और का उल्टा मत करना, एंड वो नहीं होता है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहे हैं, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये जो कंक्लूड कर सकता था आपका आउटपुट, हम सिर्फ उसका उल्टा कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ एंड और एंड हम नहीं कर रहे हैं, तो एंड मत कर देना इसका। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा और टफ है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला मुझे सारा कुछ देखना है, कहाँ से देखना है, ऑर्डर्स टेबल में देखना है। वेयर नॉट का ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, मतलब पूरी जो क्वेरी है वो नॉट के अंडर है, लेकिन इसके अंदर इसके 2 पार्ट्स हैं। अब ये एक और क्वेरी है और फिर बीच में और ऑपरेटर लगता है, और ये यानी ये एक है, ये एक है, इन दोनों के बीच में आपका और ऑपरेटर है, और फिर जो फाइनल आता है उसका हम नॉट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये बोला कि अगर ऑर्डर टेबल में ऑर्डर डेट इस वैल्यू की हो एंड एस नम 1002 हो, एंड ऑपरेटर है तो मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए। तो अब हम ऑर्डर टेबल देखते हैं, साइड बाय साइड हमको ये भी पता चलता है ऑर्डर आंसर आएगा क्या। तो मैंने बोला वो केस, अब मैं नॉट नहीं देख रही, पहले मैं देख रही हूँ कि ये क्वेरी सिंपल आंसर क्या देती है मेरे को, जहां पर ऑर्डर 10/3/1990 का होता। तो 10/3/1990 के तो ये सारे ही हैं, इतने सारे 10/3/1990 के थे। फिर मैंने बोला और जिसकी एस नम की वैल्यू ग्रेटर देन 1002, तो एस नम ये है, तो ये और ये, तो इन 5 में से ये वाली भी हट गई और ये वाली भी हट गई। तो अब मेरे पास ये 3 रोज आ रही हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को ट्रू कर दें तो ये 3 रोज आती हैं मेरे पास।
फिर मैंने बोला और, यानी या तो ये कंडीशन ट्रू हो रही हो या फिर अमाउंट ग्रेटर देन 2000। अब अमाउंट ग्रेटर देन 2000 किस में आ रही है? इसमें, 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 ठीक है। अमाउंट ग्रेटर देन 2000 किस में आ रही है? एक तो ये वाली रो, ये वाली रो और ये, यानी ये वाली आ गई, ये वाली भी आ गई और ये वाली भी आ गई, ठीक है। ये वाली सारी रोज अगर हमारे पास नॉट ऑपरेटर ना होता तो आपकी ये सारा आंसर आ जाता। अब उसने बोल दिया नॉट कर दो इस सारे को, तो नॉट करते क्या हो गया, जो रिमेनिंग आंसर है वो हो गया। इसका मतलब ऑर्डर डेट ये नहीं होनी चाहिए, एस नम की वैल्यू 1002 से छोटा होना चाहिए, और जो आपकी अमाउंट है वो 2000 से कम होनी चाहिए। जो नॉट है वो क्या कर रहा है, इन सबको फॉल्स कर रहा है। तो जब ये या तो, अब क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है तो इसको अगर ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो ये क्वेरी आपकी, इतना पोर्शन आपका फॉल्स हो गया ना, और अगर ये भी आपका फॉल्स हो गया तो वो आपका क्या कर देगा, आपको ट्रू दे देगा। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेरी का आउटपुट क्या रहेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो क्लास, आई होप यहाँ तक आपको नॉट ऑपरेटर समझ तक आया होगा। कल मैं आपके साथ जो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड, बिटवीन, बिटवीन एंड होता है, और लाइक जो आपके लाइक ऑपरेटर होता है, आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, बट आई वुड डू लाइक कि आप मुझे उसका आउटपुट बताएं। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दिया है इस टेबल में से देख के, बट इसकी एक्चुअली मीन क्या करती है क्वेरी, आपको मुझे वो बताना है, ठीक है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।